हमारे पिताजी एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। सेठ के 4 बेटे थे, चारों ही निकम्मे, बस बाप दादाओं की ज़मीन पर ऐश करते थे। सेठ की उम्र लगभग 60 साल की हो चुकी थी, बेटे भी शादी के लायक, किंतु सेठ उनके निकम्मेपन को देख उनकी शादी ही नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा बेटा भी 35 का हो चुका था। सेठ की पत्नी अपने पति को बहुत समझाती, लेकिन सेठ तो उल्टा उसी की पत्नी को खरी खोटी सुनाता। कहता, ऐसे निकम्मी औलादे पैदा करी है, अब इनकी शादी करवाकर बुढ़ापे में बदनामी थोड़े ही मोल लेनी है। बेचारी चारों बेटों की माँ इसी चिंता में चल बसी। सेठ फिर से अपनी शादी का विचार करने लगा। उसे लगा, मुझे अब किसी और स्त्री से एक लायक बेटा पैदा करना होगा। एक दिन वह अपने बड़े बेटे को लेकर पड़ोस के गांव में लड़की देखने गया। लड़की वालों को लगा कि सेठ अपने बेटे का रिश्ता लाया है। लड़की के माता पिता ने लड़की को सेठ के लड़के से बात करने को कहा। सेठ कह ही नहीं पाया कि वह खुद शादी के लिए लड़की देखने आया था। सेठ के बड़े बेटे करण की शादी भी मीना से हो गई। सेठ को लगा, क्यों ना अब अपने सबसे छोटे बेटे को साथ लेकर जाऊं लड़की देखने को। पर इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसके छोटे बेटे श्याम का विवाह भी पास के गांव की लड़की सुनीता से हो गया। अब सेठ किसी भी बेटे को अपने साथ लड़के देखने नहीं ले जाते। कोई भी इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ भला अपनी बेटी की शादी कैसे कर देता। सबसे बड़े बेटे करण और सबसे छोटे बेटे श्याम की गृहस्थी को बसा देख दोनों मझले बेटों की भी विवाह करने की इच्छा होती। पर सेठ तो बढ़ते परिवार के खर्चों से दुखी था। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे। एक दिन दोनों मझले बेटों ने हमारे पिताजी से कोई अच्छी लड़की दिखाने को कहा। हमारे पिताजी जानते थे कि सेठ तो बुढ़ा हो गया है, इतनी सारी धन संपत्ति है, सभी उनके बेटों की ही हो जाएगी। क्यों न मैं अपनी ही बेटियों की शादी इन मझले बेटों संजय और वरुण से करा दूं। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी भी मंदिर में हो गई, जिसे देख सेठ का खून खौलने लगा। एक दिन सेठ ने एक फरमान जारी करवाया कि जो कोई भी लड़की सेठ से शादी करेगी उसे सारी की सारी ज़मीन जायदाद उसके नाम कर देगा। ऐसी बात से तो क्या कुंवारी और क्या बच्चों की माँ, सभी लाइन में खड़े थे सेठ से शादी करने। सेठ के चारों बेटे उनकी इस बात से बहुत नाराज हुए, पर सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि कोई बाहर की लड़की सेठ से विवाह करे, उससे पहले ही एक ऐसी लड़की से विवाह करवा दें जो उनके आठों के इशारों पर चले। ऐसी लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं थी। मैं दिमागी रूप से कमज़ोर थी, बस अपना सारा काम कर सकती थी। उन आठों का साथ दिया मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी ने सेठ से बात की। उन्होंने सिर्फ मेरी शक्ल देखी, मुझसे बात भी की, पर मैं सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे सकती थी। उन्हें मैं भोली लगी, पर मेरे अलावा सेठ बहुत सी लड़कियों और औरतों से मिला। आखिरकार उन्होंने शादी करने के लिए मुझे चुना। शादी करके मैं सेठ के यहाँ गई तो मुझे मेरी माँ की याद आने लगी। मैं ज़िद करने लगी कि माँ के पास जाना है। मेरी हरकतें 5-6 साल के बच्चे जैसी थी, जबकि मेरी वास्तविक उम्र 24 साल। तब सेठ को पता चला कि मैं तो मानसिक रूप से कमज़ोर हूँ। सेठ मेरे पिताजी से बहुत नाराज़ हुआ, उन्हें काम से भी निकाल दिया। लेकिन मुझे घर से नहीं निकाला, बल्कि मेरी माँ को भी मेरी देखभाल करने हवेली में बुला लिया। जैसा सेठ ने वादा किया था, उसने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। एक दिन अचानक सेठ घर से निकला। चारों बेटों को दुख नहीं था और न ही उन्होंने अपने पिता की तलाश की। 2-3 महीने बाद अचानक वह अपने साथ एक सुंदर युवक सूरज को लाए, जो सेठ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। चारों बेटों को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी दिनचर्या वैसे ही थी। सुबह 10-11 बजे उठना, अपने कमरे से निकलते ही नहीं थे। थोड़ा बहुत शाम को कुछ काम हो तो निकलते। जब माँ भी इस घर में आई तो उन्होंने मेरी दोनों बड़ी बहनों को समझाया, पर उन्हें तो मानो आराम की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली थी। मेरी माँ को समझ आ गया था कि सेठ के चारों बेटों और उनकी पत्नी का भविष्य संकट में है। माँ अब सेठ के गुस्से को जायज़ मान रही थी। चारों बेटे निकम्मे, सेठ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। सूरज बड़ा हष्ट-पुष्ट और फुर्तीला इंसान था। सेठ ने सूरज को मेरे साथ समय बिताने के लिए कहा। वह मुझे घर के नए नए काम सिखाता, मेरे साथ बात करता, खेलता, बाहर घूमने के लिए ले जाता।
मुझे दुनियादारी के तौर तरीके सिखा था। मैं अब उसके बिना नहीं रह पाती। सेठ ने मेरी शादी उसी लड़के के साथ करवा दी। माँ भी वापस मेरे पिताजी के पास चली गई और एक दिन अचानक सेठ भी चल बसा। पर जाने से पहले उन्होंने मेरे पल्लू में गांठ बांध दी और कहा, जब तुम मुसीबत में हो तो ही इसे खोलना। सेठ के जाने के बाद सभी के असली चेहरे मेरे सामने थे। सभी मुझसे ज़मीन जायदाद के पेपर व तिजोरी की चाबी मांगी। मैंने चुपचाप से उन्हें दे दी। जब उन्होंने सभी तरफ देखा देखी करी तो सभी रोने लगे। वो सभी बर्बाद हो चुके थे। यहाँ तक कि जिस हवेली में रह रहे थे वह भी मेरी नहीं थी और ना ही उनके बेटों की। जब मेरे पति सूरज को पता चला कि सेठ ने मेरे नाम भी कुछ नहीं किया, सब पेपर झूठे हैं, तो वह भी मुझे भला बुरा सुनाकर चला गया। मैं उस समय गर्भवती थी, इससे उसको कोई लेना देना नहीं था। सूरज की वजह से मुझे अब थोड़ी समझ थी। सेठ के चारों बेटे अब काम की तलाश में रात दिन एक कर रहे थे। मुझ पर दया भी करके खाने पीने को दे देते। कभी उन चारों बेटे को कुछ मिलता तो कभी ऐसे ही दिन भी थे कि भूखा भी सोना पड़ता। पर चारों बेटों में एकता थी और इसी की वजह से जीवन आसान था। संघर्ष था, पर रातें हंसी मजाक और गहरी नींद में बीतती थीं। धन जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ था कि अपने अपने कमरों में बंद रहने से उन्होंने क्या खोया। एक दिन भयंकर महामारी फैल गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था। सभी अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। जिनके घर अनाज से भरे थे उन्हें तो कोई चिंता नहीं, पर हमारी हवेली में रोज कमाओ तब खाओ वाली स्थिति थी। 2-3 दिन तो भूखे प्यासे जैसे तैसे बर्दाश्त हुआ, लेकिन अब किसी से भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चारों बेटों के छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल थे। उनकी माँओं की आंखों में आंसू, ना कुछ कर पाने के लिए बेबसी। सेठ के बेटे सेठ के लिए कह रहे थे, जीते जी भी हमें एक एक चीज़ के लिए तरसाते रहे, पर आज हमारे बच्चों की ऐसी दशा के जिम्मेदार भी हमारे पिता ही हैं। मुझे इतनी समझ नहीं थी, पर भूख आंसू समझ आते थे। एक बच्चे ने कहा, माँ आप हमें खाना क्यों नहीं देती? उसकी माँ ने कहा, अभी हम मुसीबत में हैं, खाना कहाँ से लाएं? मैं मुसीबत मुसीबत कहते हुए अपने कमरे में गई। मैंने अपनी वो साड़ी उठाई और अपनी दोनों बहनों को दी और कहा, सेठ ने मुसीबत में यह गांठ खोलने को कहा था। मेरी बहनों ने जब गांठ खोली तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सभी को बुलाने लगी। मैं बस आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। जब चारों बेटे भी वहाँ आए तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि उस गांठ में एक कागज़ था जिसमें लिखा था, 4 कदम सीधे, 4 कदम बाएं, 7 कदम दाएं और 7 कदम बाएं। मेरी बहन ने पूछा, छोटी इसका क्या मतलब? मैं चौक के पास एक खंबे के पास खड़ी हो गई और कहा, गाड़ी यहाँ से चली थी। मेरी बड़ी बहन दौड़कर वहाँ आई और जैसा उस कागज़ में लिखा था वैसा ही किया, तो वह सीधे सेठ के कमरे में पहुँच गई। वहाँ जहाँ वह खड़ी थी चारों बेटों ने खुदाई की तो वहाँ नीचे ज़मीन के असली कागज़, सोने चांदी के जेवर, रुपए पैसे थे, जिसे देख वह खुशी से नाच रहे थे। अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। चारों भाइयों ने तब भी एक दूसरे का हाथ थामे रखा और मेरा हाथ भी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी देखभाल मेरी बहनों और उनकी देरानी जेठानी ने की। हम फिर भी हमेशा साथ रहे। सेठ के चारों बेटों ने मिलकर उनके व्यापार को कई गुना बढ़ाया। उन्हें समझ भी आ गया था कि उनके पिता ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर करना ही होता तो शायद सभी धन संपत्ति ऐसे ही लुटा देते। सेठ कभी अपने बेटों की सच्चाई देख ही नहीं सका। सेठ जो देखना चाहते थे वो दिखावा करना सेठ के बेटों को आया ही नहीं, और जिसे दिखावा करना आया उस सूरज को सेठ ने अपनाया। दुनिया ऐसी ही है, सच्चाई नहीं कर्तव्य देखना चाहती है। आप लोगों को आता है ऐसे कर्तव्य दिखाना? खैर, अंत भला तो सब भला। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।